लेगा। आईओए के बाद में जब आपका बिल्डिंग प्लान फिक्स हो गया कि क्या बनना है, उसके बाद में आपका प्लान चालू किया जाएगा। हर एक स्ट्रक्चर को एज अ रेंट एग्रीमेंट करके उनको डेमोलिशन करके खाली कराया जाएगा और आपका प्रोजेक्ट वहां से चालू होगा। जब आपका प्रोजेक्ट वहां से चालू होगा तो उसके लिए एक पीरियड होता है। अगर आपका प्लॉट एरिया 4000 स्क्वायर मीटर का है तो आपके लिए मिनिमम पीरियड 36 महीने है कि 36 महीने में डेवलपर को वो कंप्लीट करना है। ये एलओआई में लिखा रहता है। अभी आपका प्रोजेक्ट 7000 स्क्वायर मीटर का है तो उसको 72 महीने में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये कंडीशन आपके एलओआई में दिया रहता है। हर एक व्यक्ति डेवलपर से, सोसाइटी से एलओआई मांग के देख सकता है। ये कंडीशन दिया है। अब आपको ये देखना है आपका प्लॉट एरिया कितना है। अगर आपका प्लॉट एरिया 4000 स्क्वायर मीटर में बैठता है तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट 36 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए। अब एलओआई से रेंट का प्रोसीजर आया, रेंट से 36 महीने कंस्ट्रक्शन का आया और फिर उसके बाद में लॉटरी अलॉटमेंट होगा। हर एक व्यक्ति का लॉटरी होगा, अलॉटमेंट होगा। लॉटरी में जो भी हैंडीकैप है, जो भी अनसाउंड है, ऐसे लोग लॉटरी में अपना एप्लीकेशन करके नीचे का फ्लोर ले सकते हैं। ठीक है, बाकी के लिए प्रोविजन नहीं है। तो लॉटरी हो गया। उसके बाद में जो सोसाइटी है आपकी, डेवलपर का काम है सर्कुलर 162 के तहत सोसाइटी रजिस्टर्ड करके आपको हैंडओवर कर देना। जब वो हैंडओवर कर रहे हैं तो सोसाइटी का काम क्या है कि जितने भी एलओआई में कंडीशन में दिया है, वेलफेयर सेंटर अगर 4 है तो वेलफेयर सेंटर लेना है, 4 बालवाड़ी लेना है, 4 सोसाइटी ऑफिस लेना है, एक जिम, एक लाइब्रेरी, जो भी आपके एलओआई के कंडीशंस में है वो आपको हैंडिंग टेकिंग ओवर प्रॉपर लेना है। वो सोसाइटी का काम है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट खत्म। अब यहाँ पे कहता है ओसी आ गई आपके बिल्डिंग की। ओसी के बाद में आपको डेवलपर पोजीशन दे देंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके भाड़ा बंद कर दिया जाता है, आपकी बिल्डिंग की ओसी नहीं ली जाती और फिर क्या होता है आपकी मजबूरी में आप बिना ओसी के बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ठीक है, और डेवलपर भी यही चाहता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि हमारी बिल्डिंग की ओसी आई कि नहीं आई, उसके बाद में ही आपको पोजीशन लेना है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हर एक व्यक्ति एक ही बात पे एक ही साथ अमल कर रहा हो तो। ठीक है, लेकिन आपने कैसा है अलग अलग ग्रुप बना दिया तो बेसिकली क्या है अमल नहीं हो पाएगा। कोई कहेगा जरूरत नहीं, कोई कहेगा जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या है इसकी परेशानियां आपको बाद में आती है। जब ओसी नहीं रहेगा तो आपको जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कमर्शियल रेट में आता है। तो कमर्शियल रेट में आएगा तो आपको नुकसान है, लाइफ टाइम का नुकसान है। और एक बार डेवलपर चला गया तो ओसी कोई लेगा नहीं। तो ये आपका मोटा मोटी कहाँ से एसआरए चालू होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जो 30 पॉइंट हमारे तरफ से रहते हैं एसआरए में, जिसमें हमेशा हर एक व्यक्ति, आप पूरी मुंबई में कोई भी एसआरए उठा के देखो, अगर उसमें तकलीफ नहीं है तो आप बताइए। हर एक में तकलीफ है। ठीक है, लेकिन अगर जो सोसाइटी हमारे पास में है हम गारंटी लिख के देते हैं उनको तकलीफ नहीं है। ठीक है, जिनके लीगल एडवाइजर हैं, क्योंकि कैसा है हर एक जगह पे आपको गाइड करने वाला चाहिए ना। अभी एक माता है और 2 साल का बच्चा है, अब वो चलेगा तो गिरेगा ही। अब माता उनके पीछे खड़ी है तो उनको मालूम है ये अब गिरने वाला है तो संभाल लेंगे। तो वैसे ही आपके प्रोजेक्ट में भी एक लीगल एडवाइजर की आपको जरूरत है, जो कि लीगल एडवाइजर आप लोग रख नहीं पाते। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते आप कॉस्टिंग पे आओ। ठीक है, आप उसके लिए एग्रीमेंट बनते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन लीगल एडवाइजर हर एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। नहीं होने के कारण ही हमारे को नुकसान होता है। क्या होता है कि अब सोसाइटी के अगर फायदे डिसाइड हो जाए तो हमारे जैसे लीगल एडवाइजर को अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वही बात करेंगे जो हमारे सिद्धांत में। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मुकेश भाई ऐसा काम करना है, हम तो बोलेंगे सिद्धांत में ये लिखा गया है।
कोई चीज़ का एग्रीमेंट शेड्यूल हुआ तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये हमारा और आपका आपसी संबंध है जो उसमें बनाया गया है, तो उस पर ही चलेंगे। तो वो चीज़ें कैसा है, सोसाइटी को गवारा नहीं होती, सोसाइटी चलती अपने हिसाब से चला है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को जल्दी कोई लीगल एडवाइजर अपॉइंट नहीं करती। हमारे को लीगल एडवाइजर वो सोसाइटीज अपॉइंट करती है जिनको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक ठाक बना है। अब हमारे पास जो सोसाइटीज है, किसी में 2800 लोग हैं, किसी में 3000 लोग हैं, किसी में 600 लोग हैं। अब उनके प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उनको लिए हमारे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि 2800 लोगों को संभालना खाने का काम नहीं है। और ऐसी कई सोसाइटीज हमारे पास है। अब उनके जो चीफ प्रमोटर रहते हैं उनको हमेशा हमारे को समझाना पड़ता है, ठीक है। हर एक हफ्ते में हमारे से मीटिंग होती है, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट ठीक ढंग से आपके अनुसार बन पाता है, ठीक है सर। तो हम लोग पॉइंट चालू करते हैं, ठीक है। देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है, क्या मेरी आवाज ज्यादा गूंज रही है क्या? शायद घूम रही है। हाँ, ये बेस कमी कर, बेस कमी कर, बेस कमी कर, बेस। हेलो, अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, किसी के कान को तकलीफ नहीं हो रही है ना? ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा, क्या आप सारे सिस्टम से परेशान हैं? और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, हर एक व्यक्ति जो एसआरए में जा रहा है वो उस सिस्टम से परेशान ही है। कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है जो एसआरए में जा रहा हो और पहले से ही अपने एसओपी बना नहीं लेता, उसके कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं कर लेता, तो वो परेशानी रहेगा, ठीक है। अभी आपके कैसा है, किसी के एक बच्चा पैदा हुआ, अब आपको डॉक्टर बनाना है, तो जब बच्चा पैदा हो रहा है उस दिन से आपको सोचना है, तब जाके वो डॉक्टर बन पाएगा, ठीक है। आज सोचोगे तब वो 25 साल बाद जाके डॉक्टर बनता है, ठीक है। तो सारे से सिस्टम से परेशान नहीं होना है आपको, तो आपको आज से ही सोच के चलना पड़ेगा कि क्या कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारा घर तोड़ना है तो हमारे को क्या प्रोविजन, क्या अम्यूनिटीज, क्या फैसिलिटीज, ठीक है, भाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्कुलर 210 के अनुसार हमारा भाड़ा है सारे में 3 साल का जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, ये सब आपको चेक करना है। अगर आप नहीं चेक करोगे, आप क्या बोलोगे, इस साइड के 4 लोग छोड़े यार मिलेगा, इस साइड के 4 बोलेंगे नहीं भैया हमको तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो चेक करने वाला है वो तो फायदे में है, ठीक है। अब जो नहीं चेक कर रहे तो उनको तो कैसा है 6 साल बाद भाड़ा मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या आप अपात्र हैं? देखिए इसमें से कितने लोग अपात्र हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप अपात्र हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अपात्र है वो पात्र हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसको ये देखना है कि किस विषय पे मैं अपात्र हूँ, किस कंडीशन पे मैं अपात्र हूँ। क्या मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, क्या मेरे पास लाइट बिल नहीं है, क्या मेरे पास सर्वे पावती नहीं है, क्या मेरे पास असेसमेंट टैक्स नहीं है, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जो मेरे पात्रता में रह गया था, उस वजह से मैं अपात्र हो गया। अगर उस डॉक्यूमेंट का फुलफिलमेंट अगर आप कर देते हो तो आपकी पात्रता हो जाएगी। तो हर एक व्यक्ति जो अपात्र है उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसका एक प्रोसीजर एडॉप्ट करना पड़ता है, वो एडॉप्ट करोगे तो आप पात्र हो जाएंगे, ठीक है। अभी बोरीवली में एक सोसाइटी अभी हमारे पास में आई है जिसमें 2004 में उनको फ्लैट मिल चुका है, 2004 में फ्लैट मिल चुका है और 450 लोग जो फ्लैट में रह रहे हो आप हैं, समझिए। अब नया डेवलपर आता है उधर एंटर करता है तो आप बोलते हैं भैया हमारा क्या होगा, 450 को तो नहीं मिलेंगे। तो अब जाके हमारे बोलने पे अब उन्होंने प्रोसीजर चालू किया, हम उनका प्रोसीजर कर रहे हैं 650 लोगों का, उनको पात्र कराने का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कभी भी आप पात्र हो सकते हो, आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट आपके लैब्स हो रहे हैं वो आपको चेक करना है और उसको फुलफिल करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको बिल्डर ने रेंट तय किया है और आप डर लग रहा है कि भविष्य में रेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए शुरू में क्या करना चाहिए? देखिए कैसा, ये तो पॉइंट मेरा नहीं था, मेरा पॉइंट
क्या बिल्डर ने आपको भाड़ा देना बंद कर दिया है? देखिए कैसा है, अभी तक आपके यहाँ डेमोलिशन हुआ नहीं है, तो बेसिकली बिल्डर अभी तक तो भाड़ा तय नहीं हुआ होगा आपका। लेकिन अगर जो सोसाइटी होती है आपकी, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भाड़ा कितना मिलना चाहिए, ना कि डेवलपर के ऊपर। ठीक है, अगर सोसाइटी बोलती है डेवलपर से हमको 20,000 रुपये भाड़ा चाहिए, तो आपको 20,000 रुपये भाड़ा मिलेगा। ये सोसाइटी को रिजोल्यूशन में पास करना है, क्योंकि एसआरए के पास में एक सर्कुलर है 153, लेकिन 153 में ये नहीं दिया गया है कि भाड़ा कितना मिलना चाहिए। उसमें ये दिया गया है कि आपको अगर भाड़ा नहीं मिलता है तब क्या करना है आपको। ठीक है, और भाड़े का प्रावधान क्या है उसमें यही दिया गया है। भाड़ा क्या मिलना चाहिए वो कहीं नहीं दिया गया। अब आप बोलोगे साहब हमको तो 12,000 बोल रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 12,000, हम ये कहते हैं कि आप नियर अबाउट लोकेशन, आपको कैसा है नियर अबाउट कहीं शिफ्ट होना है तो वहाँ पे कितने भाड़े में आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैसा है 20,000 रुपये सफिशिएंट लगता है कि आप नियर अबाउट, क्योंकि सब डेवलपमेंट में जा रहा है, ठीक है, आने वाले दिनों में आपको भाड़े पे घर झोपड़ी कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सब अंडर डेवलपमेंट में है। दिख रहे हैं आपको है, लेकिन वो सब अंडर डेवलपमेंट, कोई ना कोई डेवलपर वहाँ पे बैठा ही है। ठीक है, तो आपको ये फिक्स करना जरूरी है कि आपको रेंट कितना मिलना चाहिए और उसमें आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलते हो कि आपको रेंट 10,000 चाहिए, तो उसके लिए तो कहता है आपको एक जगह जाना पड़ेगा भाड़े पे। आप बताओ किधर जाना पड़ेगा? अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो हम क्या कहते हैं, आपको नाला सुपारा जाना पड़ेगा, उधर मिल जाएगा 5,000 रुपये में 1 BHK और 5,000 रुपये बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नियर अबाउट एरिया में रहना है तो एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा ड्यू टू लोकेलिटी, कि इस लोकेलिटी में क्या मिनिमम भाड़ा रेंज होगा। अगर एसआरए में भी जाते हैं तो एसआरए में जाओगे तो नॉर्मली आप पकड़ के चलो 18 से 20,000 रुपये आएगा। अगर आप अंधेरी, सांता क्रूज इस साइड पे जहाँ पे एसआरए डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे यही रेंज चल रहा है। तो आपको कैसा है, आपको डिसाइड करना है, आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी। ठीक है, वो रिजोल्यूशन पास करेगी तो वही भाड़ा आपको लागू है। ये नहीं कह सकती सोसाइटी कि डेवलपर बोल रहा है इतना भाड़ा, समझ गए, क्योंकि डेवलपर के हाथ में है नहीं भाड़ा तय करना, सोसाइटी के हाथ में भाड़ा तय करना कि वो डेवलपर के साथ में क्या समझौते पे मान रही है। अब कैसा है, सोसाइटी है, अब वो चाहती है 10,000 भाड़ा के लिए, ठीक है, तो आप समझिए नहीं करते कि आपका नुकसान करेंगे तो किसी का तो बेनिफिट होगा। अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो कोई ना कोई को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर आपको 20,000 मिला तो उनको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो आपको डिमांड रखना है। जब आप डिमांड रखोगे तब तो अपनी सोसाइटी आपके लिए काम कर पाएगी ना। क्या एक बार अपात्र होने के बाद पात्र हो सकते हैं? मैंने बोला कि एक बार अपात्र होने के बाद आप पात्र हो सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है। अंडर सेक्शन 35 ऑफ अपील ऑफ महाराष्ट्र एक्ट आपको क्या करना है, अपील फाइल करना है एडिशनल कलेक्टर बैंड्रा को, और उसके साथ में आपके कंसर्न डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। वो आपके केस को रिमांड बैक करेंगे। आपकी पात्रता कौन कर रहा है? बीएमसी कलेक्टर। तो आपका कैसा है, जब एडिशनल कलेक्टर रिमांड बैक करेंगे आपके केस को, ऑर्डर देंगे, तो वो सक्षम प्राधिकारी 3 के पास में जाएगा। सक्षम प्राधिकारी 3 डिप्टी कलेक्टर है एसआरए ए विंग में पहले माले पे, ठीक है, तो उनके पास जाएगा। तो वहाँ पे फिर से हियरिंग होगी और आपके वही कंसर्न डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बेस पे आपकी पात्रता कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई अपात्र बैठा है क्या? काफी लोग हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी पात्रता के लिए, देखो आंटी ने अभी लेट से हाथ उठाया, उनको याद नहीं आया लगता है। कोई नहीं, आप अभी लेट हो, लेकिन आपसे कैसा है, आपको सोचना है कि मेरी पात्रता कैसे होगी, आपको वो फिक्स करना है। आपको सिर्फ प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। आपने प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया तो आपकी पात्रता हो जाएगी।
और फिर भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो आपके पास, ठीक है, कि आपकी पात्रता हो ही नहीं सकती, तो फिर हमसे संपर्क करिएगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। क्या अपात्र लोगों को इस योजना के तहत घर मिल सकता है? ठीक है, हम एक ही बात कहते हैं, अगर आप अपात्र हो तो आपको भाड़ा भी लागू नहीं है, आपको घर भी लागू नहीं है, आपको कोई भी बेनिफिट एसआरए का लागू नहीं है। तो आपको जरूरी क्या है? अपनी पात्रता। अगर आपने पात्रता कर रखा है, अगर नहीं हुआ है, आज ही पूछो कि भैया मेरा पात्रता कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ये आज ही पूछो। जब आप अपात्र हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो जरूरी है कि आपकी पात्रता। हम क्या कहते हैं, आप पात्र हो गए तो आप चाहे डेवलपर हो चाहे सोसाइटी हो, सबके साथ में अकेले, अगर वो आपके अधिकार की पूर्ति नहीं करते तो अकेले लड़ सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा गाइडेंस लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपात्र हैं तो हम क्या कहते हैं, आप किसी से भी मत लड़ो, पहले पात्र हो के आओ। अगर व्यक्ति कमजोर है, ठीक है, उसको खून की कमी है, तो डॉक्टर के पास में जाने के बाद में वो क्या कहता है, पहले भाई तू लड़ने जा रहा है, पहले खून तो चढ़ा दे, ठीक है। तो इसीलिए अपात्र वाले को पहले पात्र होना है, ठीक है। तो जब पात्र हो जाएंगे ना, तो फिर कहता है फिर किसी से भी लड़ सकता है। तो पात्रता बहुत जरूरी है। क्या परिशिष्ट 2 में आपका नाम नहीं है? किसी का है ऐसा जिसका एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 2 मध्ये आहे ना, एनेक्सर 2 मध्ये नाव नाही कोणाचं। अगर एनेक्सर 2 में नाम नहीं है, एनेक्सर 2 में नाम नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन करना है सर्वे के लिए सक्षम प्राधिकारी को, और अपना जो जोड़ पत्र 3 है उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा के सक्षम प्राधिकारी को जमा कर देना है। अब उसके फॉलोअप लेना है। अगर वो ऑर्डर नहीं देते सर्वे करने के लिए, अगर ये चीज कैसे आपकी सोसाइटी भी करा सकती है, अगर सोसाइटी आपको एनओसी देते डेवलपर, क्योंकि इनसे कनेक्टेड होते हैं सक्षम प्राधिकारी, अगर ये कहता है वहाँ पे जिनका सर्वे नहीं हुआ, अगर सर्वे लेके आ जाते हैं तो बेसिकली सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं लाते, नहीं तैयार होते, तो आपको क्या करना है, जोड़ पत्र 3 उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स को सक्षम प्राधिकारी रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करने के बाद में आपको उसी को एडिशनल कलेक्टर में चैलेंज करना है, वो रिमांड बैक होके आएगा, फिर उसके बाद में वो सर्वे के लिए ऑर्डर देंगे, फिर सर्वे। तो जब तक आपका एनेक्सर में नाम नहीं है, तो एक ही चीज हम बोलते हैं कि आपको अपना घर डेमोलिशन नहीं करना है। अगर आपने घर डेमोलिशन कर दिया तो 8 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए घर को डेमोलिशन नहीं करना है, ठीक है। क्या आपका प्रश्न लेंगे, लास्ट में प्रश्न सोच के रखें। क्या आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट सालों से बंद पड़ा है, ठीक है। आपकी एलओआई कब की? 2010 का है। आपकी एलओआई है 2010 की, तो हमारे को तो यही समझ में आ रहा आपका प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, ठीक है। क्योंकि कैसा है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके डेवलपर की फाइनेंशियली कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि 2010 में एलओआई लेके बैठना और 14 साल में कोई काम नहीं करना, तो बेसिकली हम तो कहते हैं डेवलपर चेंज कर दो। और हमारे पास जितने भी सोसाइटीज हैं, हम तो सबके डेवलपर चेंज ही कर देते हैं। जो भी 5 साल से ऊपर हो गया और वहाँ पे डेवलपर काम नहीं कर रहा है ना, तो हम कहते हैं चेंज कर दो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है नहीं। तो क्या है, आपको आधा अधूरा में छोड़े उससे अच्छा पहले हटा दो। ऐसा डिसाइड करो कि कौन प्रोजेक्ट आपका पूरा कर पाएगा, ठीक है, जिसकी फाइनेंशियली कैपेबिलिटी हो, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बंद पड़ा है और आपको चेंज ऑफ डेवलपर की बहुत ज़रूरत है। क्या आप आपके प्रोजेक्ट से बिल्डर को हटाना चाहते हैं? देखिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट से बिल्डर को हटाना चाहते हैं, बहुत इजी प्रोसीजर है। आपको चेंज ऑफ डेवलपर अंडर सेक्शन 32 ऑफ स्लम एक्ट आपको एप्लीकेशन करना है एसआरए अथॉरिटी को। वहाँ पे हियरिंग चलेगा, हियरिंग चलने के बाद में ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, डेवलपर को चेंज किया जा सकता है,
ठीक है, अगर आप चाहोगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ डेवलपर नहीं काम कर रहे हैं, आपको कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है, सालों से आपका प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि उस डेवलपर के साथ आप जाओ भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको बेच के चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको बेच के चला जाएगा तो आपको और परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी उनसे क्या बात हुई है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन वो किसी और को बेच के चला गया तो सामने वाला क्या कहेगा, वो तो चला गया भाई, अब तेरी बात तो मेरे को नहीं मालूम है। अभी आपसे बात हुई थी कि आपकी पात्रता करके दूंगा, इनसे बात हुई थी इनका झोपड़ा सर्वे करा के दूंगा, इनसे बात हुई थी इनको दुकान के बदले में 10 लाख रुपया दूंगा, तो सब तो डूब गया सबका, ठीक है। तो आज ही सोचना पड़ेगा आपको कि करना क्या है। बिल्डर अगर आपको डेवलपर चेंज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेजोरिटी के ऊपर भी चेंज किया जा सकता है। क्या आप अपनी सोसाइटी कमेटी से परेशान हैं? देखिए ये तो मेरे को नहीं मालूम, सोसाइटी कमेटी आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही है और आपको डर लग रहा है तो क्या करना चाहिए? क्या आप सोसाइटी कमेटी को हटाना चाहते हो? सब पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप सोसाइटी कमेटी से परेशान हो तो आप सोसाइटी की कमेटी को हटा सकते हो, कभी भी आपके हाथ में है, ठीक है। उसके लिए क्लॉज है, बायलॉज का सेक्शन है 75(5), 77(a), इसके तहत आप उनको हटा सकते हो। अब आप सोसाइटी कमेटी आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही, ये गलत बात, ठीक है। अगर आपको कोई उत्तर मालूम है तब तो आप दे पाओगे, तो शायद मेरे को लगता है सोसाइटी की कमेटी को उत्तर मालूम ही नहीं होगा जो प्रश्न आप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आया हूँ, जो उत्तर आपको चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा। आप मुझसे कोई भी प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, अभी हमारे को पढ़ा दिया गया, मास्टर जी ने बोला 4 ही चीज बोलना है, ABCD, तो ABCD। अब सामने वाले ने पूछा, अरे भैया E फॉर एलिफेंट होता है, पढ़ा नहीं क्या? बोला बेवकूफ है, मास्टर जी बोले ABCD, आप समझ गए। तो जितना पढ़ाया गया उतना ही बताएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं बता सकते। तो इसीलिए कहता है, अगर आप अपने सोसाइटी की कमेटी से परेशान हो तो उनको हटाया जा सकता है। अभी देखो मेरे सारथी आए हैं, अपने चेयरमैन को 2 झापड़ मार के पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। अभी उनका MC क्या देखे, मैं अभी जैसे ये इन्होंने भी 10 मिनट लेट किया, MC रजिस्टर्ड करके आ रहे हैं, चेयरमैन को 2 झापड़ मार के, ठीक है, समझ गए। तो कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। आपको क्या मालूम है SRA के बारे में, आपको अपने अधिकार के बारे में क्या मालूम है? जब आपको मालूम पड़ जाएगा ना, समझिए, आपको मालूम पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप इतनी शांति से सोओगे ना कि आप बोलोगे भाई आप टेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है और आपके पास ही अधिकार है वो कुछ भी करने का, ना तो सोसाइटी ना तो डेवलपर के पास, ठीक है। क्या आपको 33-38 की घर खाली करने की नोटिस आई है? देखिए कैसा है, अब मान लीजिए 2010 की एलओआई है आपकी, अब 2010 की एलओआई है तो उस एलओआई पे डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। अब उसको आज के डेट में एलओआई को रिवीजन करना पड़ेगा। अब एलओआई को रिवीजन करने के लिए उसको बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि अब नया सर्कुलर आ गया 210। अगर आपके 300 झोपड़े हैं तो 300 झोपड़े का 15,000 रुपए के हिसाब से, अगर भाड़ा आपका 15,000 तय होता है तो 15,000 के हिसाब से 300 झोपड़े का 2 साल का भाड़ा जमा करना है और 1 साल का PDC चेक, बहुत बड़ा है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर पे जाके, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, फेल हो गया, ठीक है। तो आपको अगर 33-38 की नोटिस आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। 33-38 की नोटिस आपको बोला जाएगा, घर खाली नहीं करोगे 33-38 की नोटिस आएगी। अब आप पात्र हो तो आपको टेंशन नहीं है, आपने क्या बोलना है, भेज दो भैया, हमारे को आदत हो गई नोटिस की, तुम्हारी भी भेजो, SRA की भी भेजो,
ठीक है। तो 33-38 की आपकी नोटिस आती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, जब आपको नोटिस आएगी तो नोटिस आने के बाद में आपका हियरिंग लगता है, 1 से 2 हियरिंग चलेगा डिप्टी कलेक्टर स्पेशल सेल के पास में। वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर दिया जाएगा डेमोलिशन, ठीक है। अब कैसा है, जिसका भी मकान है तो हम बोलते हैं वहाँ तक ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका भाड़ा बनता है, जो भी है उसने एसआरए में आपके पैसा जमा कर दिया तो आप आराम से खाली कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं खाली करना चाहते तो उसके आगे प्रोसीजर है एजीआरसी। एजीआरसी को आप अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35, एजीआरसी को अपील कर सकते हैं। एजीआरसी में भी एडवर्स ऑर्डर आ गया तो फिर आप हाई कोर्ट को चैलेंज कर पेटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, जिनका कमर्शियल है और जिनका रोड साइड है वो प्रोसीजर में जाए, क्योंकि उनको तभी फ्रंटेज मिलता है। लेकिन जिसका कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल है, तो हम क्या कहते हैं, 33-38 की नोटिस आई, डिप्टी कलेक्टर स्टेशन तक आपने हियरिंग किया, बस बात खत्म। आप पात्र हो ना, बस बात खत्म। लेकिन अगर आप पात्र नहीं हो तो आपको तो 33-38 में जाना ही पड़ेगा। जिसका स्ट्रक्चर एनेक्चर में नहीं है उनको भी 33-38 में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली कैसा है वो याद रखिए, 33-38 बेकार नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, ले सकते हैं नोटिस। अभी जितने भी लोग मेरे पास में आते हैं, पहले आते डर के, साहब 33-38 की नोटिस आ गई, अब मैं समझा देता हूँ कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है, वो बंदे ऐसे बंदे हैं जो 3 साल में भी बैठे नोटिस लेके, डेमोलिशन का ऑर्डर हो गया फिर भी बैठे। तो बेसिकली क्या है, आपको नहीं मालूम है ना, तब आप डर रहे हैं। जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा आपका डर खत्म हो जाएगा। क्या आपको पता है कि आपके बिल्डिंग के ओसी मिली है या नहीं? देखिए कैसा है, अभी आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, जो ओसी मिलती है जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपका लॉटरी अलॉटमेंट होगा। सर्कुलर 162 के हिसाब से लॉटरी अलॉटमेंट होगा, फिर बिल्डिंग की ओसी दी जाएगी। जबकि पूरा कंडीशन एलओआई के हिसाब से डेवलपर ने तैयार किया हुआ, जैसा कि फायर, एम्बुलेंस, ये सब रास्ता बनाया होगा ना, एग्जिट, एंट्री, फायर फाइटिंग, ठीक है, लिफ्ट, रिफ्यूजी एरिया, सब एसआरए के कंडीशन में होगा। जो प्लान सबमिशन किया होगा तभी ओसी मिलेगी। तो बेसिकली क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग में ओसी मिल जाए तब आप जाओ। क्योंकि कैसा है, मान लीजिए आप चले तो गए, ओसी आई नहीं, कल के डेट में आग लग गया तो आपके यहाँ तो फायर फाइटिंग ही नहीं है। और आज के डेट में आप जाने वाले हो तो 22 माला, 23 माला, 25 माला ऐसे बिल्डिंग में जाओगे आप, समझ गए। अभी झोपड़े में तो सेफ है, एक झोपड़े को आग लगा तो पता चला 40 झोपड़े वाले आए, पानी डाल दिया, पूछ गया, ठीक है। लेकिन आप बिल्डिंग में चले गए तो एक को लगा तो 10 को लगेगा। पानी किधर से डालोगे? पानी डालने के लिए कुछ नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग की ओसी जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी तब आएगा। क्या आपको 2011 के जीआर के बारे में मालूम है? देखिए, जो भी व्यक्ति अगर 2000 में पास हो गया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर जो 2000 में पास नहीं हो पा रहा है तो उसके पास में 2011, 1/1/2000 के बाद और 1/1/2011 के पहले वोटर आईडी और लाइट बिल होगा तो उसकी पात्रता 2011 के जीआर में हो जाएगा। सिर्फ उसको क्या करना है कि उसको 2.5 लाख रुपया एसआरए में भरना पड़ेगा घर लेने के लिए। तो अब पहले क्या होता था, जितने भी 1/1/2000 के बाद के हैं उनको घर नहीं मिलता था, वो अपात्र रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि 1/1/2000 के बाद का डॉक्यूमेंट है और 1/1/2011 के पहले का डॉक्यूमेंट है, तो आप पास हो जाओगे 2011 के जीआर में और आपको 2.5 लाख रुपया भर के घर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या एसआरए में आपकी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है? तो बेसिकली आप पकड़ के चलिए कि एसआरए में आपकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। आपको क्या करना है, आज ही कोई समस्या प्रकट ना हो, आज ही कहते कि वो कंडीशन बनानी पड़ेगी कि क्या कंडीशन हो कि आज ही कहते कि आपकी समस्याएं आगे आए ना। एसआरए में आप किसी व्यक्ति को कोई समस्या आए ना, वो कंडीशन बना के रखना पड़ेगा डेवलपर के साथ में, सोसाइटी के साथ में तय करके कि भाई इस कंडीशन पे हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है।
क्या SRA में आपके ये हो गया ना, क्या आप SRA का फ्लैट खरीदना और बेचना चाहते हैं? देखिए हम क्या कहते हैं, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में मान लीजिए किसी के पास यहाँ पैसा होगा और वो किसी दूसरे झोपड़पट्टी में खरीदने जा रहा है, तो अगर वहाँ पे एनेक्शर 2 बन चुका है तो आपको खरीदी बिक्री नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे और आपका पैसा डूब जाएगा। और जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी बिल्डिंग बनी है, उसमें 10 साल का क्लॉज है, अभी 5 साल का क्लॉज आया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं चालू है। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा तो हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। क्या आपको पता है कि आपको SRA प्रोजेक्ट के तहत कितने घर और दुकान मिल सकता है? तो आपको SRA में एक ही घर मिल सकता है एक व्यक्ति को। ठीक है, एक फैमिली को एक घर मिलेगा। अब फैमिली समझना पड़ेगा आपको, हस्बैंड, वाइफ और 18 साल से छोटा बच्चा, ये 3 के बीच में एक घर आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया और आपके पास में दूसरा घर है तो उसको भी दूसरा घर मिलेगा। अगर आपके पास में 5 घर है, एक पिताजी के नाम पे है, 4 बेटों के नाम पे, तो 5 घर मिलेगा, बस डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कंडीशंस में दिया गया है। 2000 की कंडीशन में, 16 मई 2015 के GR में और साथ में 16 मई 2018 जो 2011 के GR है, इसमें जो कंडीशन है उस हिसाब से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है तो हर एक व्यक्ति को घर मिल सकता है। किसी को नींद आ रहा है? हाँ, ऐसा मत करो। तो आपके आयोजक लोग ने सोने के लिए सभा नहीं बनाया, जागने के लिए, आपको जगाने के लिए सभा रखा है। क्या आप जमीन के मालिक होने के बावजूद बेघर हुए? देखिए कैसा है, यहाँ पे तो आपका लैंड क्या BMC कलेक्टर लैंड है, प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड है, तो अगर लैंड प्राइवेट है, हाँ उसको SRA ठीक है, तो जो भी प्राइवेट लैंड है आपका, इसका कैसा है, जो भी डेवलपर ने एक्विजिशन किया होगा, तो एक्विजिशन किया होगा तो उसने अपना नाम चढ़ाया होगा। स्लम डिक्लेयर किया, स्लम नहीं, स्लम डिक्लेयर करने के बाद में लैंड का एक्विजिशन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसने एक्विजिशन किया होगा, जब उनके पास में लैंड उनके नाम पे आया होगा तब जाके कैसा है आपके प्रॉपर्टी कार्ड पे अपना नाम चढ़ा के फिर उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना क्या है, अब यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका जमीन था उसका घर नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। अगर जमीन का मालिक है तो उसकी पात्रता हो सकती है। अच्छा, ये प्रश्न आपको कहता है कितने घर और कितने दुकान? तो एक व्यक्ति के पीछे, एक फैमिली के पीछे एक घर और दुकान जितने आपके पास में स्ट्रक्चर है और जितना पेपर है। अगर आपके पास 4 दुकान है और एक व्यक्ति के नाम पे तो चारों दुकान मिलेगी, लेकिन आपके पास में पेपर होना चाहिए। उसके लिए आपको गुमास्ता और इलेक्ट्रोमीटर चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट में ना होते कोई बोर हो रहा है क्या? नहीं सर, अरे कोई चाय वाय का बंदोबस्त नहीं रखा क्या इन लोग को? बोर नहीं हो रहा है ना कोई? नहीं सर, हाँ, कोई नहीं। एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद। जय हिंद। जा। क्या प्रोजेक्ट में ना होते हुए भी बिल्डर ने आपका घर जबरन तोड़ा है? देखिए क्या है, ये उनके लिए है कि आपका CTS है, आपके CTS में 300 झोपड़े, अब 300 झोपड़े हैं तो 4 झोपड़े आपके CTS से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब उनका तो एनेक्शन नहीं बन पाएगा और उनकी पात्रता भी नहीं हो पाएगी, तो उनका घर तोड़ने का अधिकार ना SRA को है ना डेवलपर को है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो टेंशन ना ले, क्योंकि उसका पात्रता होने वाला नहीं है, तो डेवलपर के साथ में जाके जरूरत नहीं है। उसको क्या कहना पड़ेगा कि पहले आप हमारे चारों झोपड़ी का जो CTS है उसको अमल कमिट करो, उसका परमिशन लो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उनका सर्वे होगा, इलेक्शन बनेगा, फिर पात्रता होगा। ठीक है, अब बोर मत होइए, मैं अपने प्रश्न क्लोज कर रहा हूँ। क्या आपके घर अपनी दुकान की जगह SRA के नियमों के हिसाब से कम है? हाँ, ये देखने की जरूरत है। अब आपका जो बिल्डिंग बनने वाला है, ठीक है, अब जो बिल्डिंग बनने वाला है वो कैसा है? DCPR 2034
के हिसाब से बनेगा 27.88 स्क्वायर मीटर एरिया, मतलब उसको 10.764 से कैलकुलेट करोगे तो 300 का एरिया आता है। आपके दिमाग में किसी ने 305 बिठा रखा होगा, कोई 310 बोल रहा होगा, कोई 315 बोलेगा, कोई 350 बोलेगा, लेकिन आपने बिठा देना है 300। 300 से 1 फुट ऊपर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको 300 का एरिया मिलेगा और जो भी दुकान वाले हैं उनको जितना उनका दुकान है उतने का एरिया, मतलब 100 फुट का दुकान है तो 100 फुट का मिलेगा। अगर उसका 500 का है तब पर भी उसको 225 मिलेगा, मतलब 20.90 स्क्वायर मीटर। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जिसका 500 का एरिया उसको भी 225 मिलेगा, लेकिन उसको 500 भी मिल सकता है। उसके लिए उनको हमारे पास आना पड़ेगा कि उसका कंडीशन अलग है, ठीक है। तो उसका कंडीशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे दिया जा सकता है, ठीक है। वो दिया गया है, स्लम एक्ट में है, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। क्या आपको पीएपी के बारे में मालूम है? देखिए पीएपी क्या होता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है तो आप अभी तक अफेक्टेड नहीं हुए, ठीक है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अब मान लीजिए यहाँ पे 400 लोग हैं, 400 लोगों का घर बनाना है डेवलपर को। 400 में से 15 पात्र हैं, ठीक है। 400 में से 15 पात्र हैं। अब 400 घर बनाना था, अब 15 पात्र हैं, बिल्डिंग बन गई। अब वो 15 तो पात्र हो के आए नहीं, ठीक है। अब वो जो 15 फ्लैट है डेवलपर ने तो बनाया, लेकिन वो 15 फ्लैट वो एसआरए में स्टेट डिपार्टमेंट है उनको जमा कर देगा, उसको कहते हैं पीएपी। अब वो 15 लोग आज से 10 साल बाद पास होके आएंगे, तब उनको वहां से वो फ्लैट मिल जाएगा। इसी को पीएपी कहते हैं। मतलब आज नहीं तो कल कभी भी आप पास हो गए तो आपका फ्लैट वहां पड़ा हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट में, उसी को पीएपी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा छूट जाता है आपके ओसी आने से पहले, ठीक है, जिसका लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हो पाता, तो फ्लैट सरेंडर होगा, वो पीएपी में चला जाएगा। वो फ्लैट आपको मिलेगा, आपके नाम पे रिजर्व है। वो आपको जब आप पात्र होके आएंगे आपको पीएपी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वहाँ का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और वो फ्लैट आपको मिल जाएगा। दूसरा उसको प्रोविजनल पीएपी कहते हैं, जो अपात्र लोग हैं उनके लिए। लेकिन जो आपका एरिया है उसकी डेंसिटी है, अगर आपका झोपड़ा कम है, ठीक है, तो बेसिकली उसको और भी फ्लैट बनाने पड़ेंगे और वो फ्लैट एसआरए को जमा करना है। उसको क्या कहते हैं, रेगुलर पीएपी। वो डेवलपर का फ्लैट नहीं रहता, मैक्सिमम प्रोजेक्ट में तो डेवलपर बेचते ही, ठीक है। लेकिन कैसा है, अगर जो सोसाइटी काम कर रही है उनका काम है वो जो ओसी मिली है उसके हिसाब से कार्रवाई हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। कि मैं ऐसे गला सुखा रहा हूँ? नहीं। क्या आपका वारसनामा नहीं हुआ है और कैसे होगा? देखिए यहाँ पे अभी इशू आएगा, क्योंकि जैसा कि आपका मुझे मालूम पड़ा कि 2010 की एलओआई है। अब 2010 की एलओआई है तो क्या होगा, एनेक्शन बहुत पहले आया, ठीक है, 2010 के पहले आया एनेक्शन। तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अगर हम कहें तो 20% लोग ऐसे भी होंगे जो खरीदी करके बैठे होंगे, ठीक है। अब उनको तो घर नहीं मिलने वाला, तो जो खरीदी बिक्री वाले हैं उनका क्या होगा, ठीक है। और 10% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पिताजी के नाम पे था और पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए तो अभी वो घर किसको मिलेगा, वो माताजी को मिलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वारसनामा। तो एसआरए के क्लॉज में सर्कुलर 152 जो वारसनामा के लिए बना है, आपको क्या करना है, डिप्टी कलेक्टर स्पेशल सेल में एप्लीकेशन सबमिशन करना है। वहाँ पे हियरिंग होगा, ऑर्डर होगा और जो व्यक्ति वारस है उनके नाम पे ऑर्डर आ जाएगा। अब वो पूरा अधिकार उस फ्लैट का ले सकता है। तो वारसनामा करना है। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके एनेक्शन में नाम है पिताजी का और वो नहीं रहे? अभी बहुत सारे लोग हैं वारसनामा वाले। आप लोग अपना वारसनामा करके ले, ठीक है, क्योंकि कैसा है, वारसनामा नहीं करेंगे तो कल के डेट में अभी डेवलपर बोलेगा मैं तो आपको भाड़ा नहीं दे सकता, पहले वारसनामा करके लाओ।
तो उस टाइम आपको वारसनामा लगेगा। तो आप लोग प्रोसीजर को अभी से समझना चालू करें ना, आगे जब जाना है तो आपसे समझना है, नहीं समझोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्या आपको खरीदी बिक्री का पद्धति मालूम है? ठीक है, खरीदी बिक्री तो आपको अभी करना नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। सर्कुलर 145 SRA का, उसमें खरीदी बिक्री की पद्धति दी गई है कि जो भी व्यक्ति बेच रहा है उसको 4 डॉक्यूमेंट देने हैं, जो व्यक्ति खरीद रहा है उसको 5 डॉक्यूमेंट अपने देने हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जमा करके स्टैम्प ड्यूटी करके आप जब सबमिशन करोगे तो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर देगा। उसके बाद में वो ऑर्डर आपकी सोसाइटी में जाएगा, तभी खरीदी बिक्री का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगा, उससे 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी सर्कुलर 145 आपके लिए लागू नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई बेचना चाहता है क्या? क्या आपके घर का सर्वे नहीं हुआ है? सर, आपके घर का सर्वे नहीं हुआ है। ठीक है, आपने कहा ना आपके घर का सर्वे नहीं हुआ है, तो आपको आपके घर का सर्वे कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है, आपको जोड़ पत्र 3 भर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने हैं और उनसे फॉलोअप लेना है। और वहाँ से जब डिप्टी कलेक्टर ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के बाद में जो सर्वेयर होगा आपके स्ट्रक्चर पे आके आपका सर्वे करेंगे, नंबर डालेंगे, फिर बायोमेट्रिक वाला आएगा, बायोमेट्रिक करेगा, आपके फिंगरप्रिंट, फोटो सब कुछ रिकॉर्ड करके ले जाएंगे और आपका कैसा है प्रपत्र अब उसके साथ में पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और वो जब सक्षम प्राधिकारी के पास में जमा करेंगे तब जाके आपकी पात्रता होगी। ठीक है, तो आपका सर्वे नहीं हुआ है तो आप अभी से एप्लीकेशन कर दें और उसके प्रोसेस में आ जाए। क्या आपको अपील के बारे में मालूम है? ठीक है, अपील मैंने वही बताया, जो व्यक्ति अपात्र है वो अपील कर सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 35 उनको अपील करना है अपनी पात्रता के लिए। अब जब उनकी पात्रता हो जाएगी तब कैसा है, वो सेफ है, नहीं तब तक वो सेफ नहीं है। एसआरए में पात्रता के लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? देखिए, एसआरए में पात्रता के लिए 3 GR है। एक GR है 2000 का, उसमें क्या कहा जाता है, आपको वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, ये 3 डॉक्यूमेंट है। तीनों में से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आपकी पात्रता 2000 के GR में हो जाएगी। अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आगे वाले GR में जाएंगे। जैसा कि 2000 के बाद में किसी ने खरीदी बिक्री किया है तो वो 16 मई 2015 के GR में आएंगे। उनको क्या करना है, उनका खरीदी बिक्री और जिसने खरीदा है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लगा के रेसिडेंशियल के केस में 40,000 और कमर्शियल के केस में 60,000 रुपया भरना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर चार्जेस ये आप पे करोगे तो आपकी पात्रता हो जाएगी 16 मई 2015 के GR में खरीदी बिक्री। और फिर उसके बाद में जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, जिसके पास में 1/1/2000 के बाद का डॉक्यूमेंट है और 1/1/2011 से पहले का डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी और लाइट बिल, ये 2 ही डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वोटर आईडी और लाइट बिल उसके बेस पे 2011 के GR में उनकी पात्रता हो जाएगी और उनको 2.5 लाख रुपया भरने को आएगा और उनको घर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दुकान में जाओगे तो दुकान में कैसा है, 2 ही डॉक्यूमेंट चलता है, गुमास्ता और LF2 मीटर। तो अगर आप 2000 के प्रोविजन में हो तो गुमास्ता और LF2 चलेगा। आप खरीदी बिक्री किए हो तो गुमास्ता, LF2 और खरीदी बिक्री के पेपर और 60,000 रुपया लगेगा। और अगर आप 2011 के GR में जा रहे हो तो आपका जो गुमास्ता लाइट बिल है 1/1/2000 से 1/1/2011 के पहले, उसके बेस पे आपकी पात्रता तो हो जाएगी। लेकिन 2011 का GR कमर्शियल के लिए नहीं आया कि भरना कितना है, सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कैसा है, जिनका भी 2011 में कमर्शियल बैठ रहा हो वो कोशिश करें कि वो अपना रेसिडेंशियल में पास कराए, उससे उनको बेनिफिट हो जाएगा। उसका GR आएगा कि नहीं आएगा मालूम? क्या आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है? देखिए, आपको अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा, जब आपकी लॉटरी हो जाएगी।
लॉटरी होने के बाद में वही सर्कुलर 162 के अनुसार आपको अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, जो भी आपको फ्लैट दिया गया है। तो ये प्रोसीजर बहुत दूर है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा दूर का सपना मैं नहीं दिखाऊंगा, जो स्टार्ट करना है वही दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि अलॉटमेंट लेटर आपकी लॉटरी हो जाएगी, उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। और एसआरए में 3 डॉक्यूमेंट आपको वैलिड है, जिसको आपको संभाल के रखना है। एनेक्सर 2, अभी आपके पास में एनेक्सर 2 होगा, बस एनेक्सर 2 ही होगा। फिर उसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट, जब लॉटरी हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो दूसरा अलॉटमेंट लेटर। और फिर जब आपकी सोसाइटी बिल्डिंग में काम करने लगेगी तो शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। तो जो भी झोपड़ी धारक है, बिल्डिंग में चला गया है, उसको 3 डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, एनेक्सर 2, अलॉटमेंट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। जब आप बिल्डिंग में चले जाओगे, इसमें प्रश्न है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है? क्या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है? देखिए, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सबसे बढ़िया बात। अगर रजिस्टर्ड है तो ये बाईलॉज के अंदर आती है, और इस पे सोसाइटी एक्ट 1860 के हिसाब से करने की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। अगर आपका सोसाइटी ढंग से काम नहीं कर रहे, चोरी कर रहे, ऑडिट नहीं करा रहे, यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अगर आप चाहोगे तो। सोसाइटी क्या होता है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है, उसमें नियोजित होती है। लेकिन आपके यहाँ सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आप सोसाइटी का भी लगाम खींच सकते हो। कोई माथेरान गया? कोई माथेरान गया है? उधर जाके घोड़े पे घूमना रहता है तो लगाम ही खींचना पड़ता है। तो ऐसे ही सोसाइटी आपका घोड़ा समझ लीजिए, लगाम खींचते रहना है। क्या आपकी बिल्डिंग प्लान के हिसाब से नहीं है? देखिए कैसा है, अब आपकी बिल्डिंग बन क्या रही है, क्या वो मालूम है क्या आपको? मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो कैसा है, आपको जानना जरूरी है कि आपके बिल्डिंग का प्लान क्या है, बनने वाला क्या है, उसमें एग्जिट एंट्री क्या है, फायर फाइटिंग क्या है, एमिनिटीज क्या है, किचन कैसा होगा, टैप कैसा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। आपने डिसाइड किया होगा ना कुछ कंडीशन, ठीक है। आप झोपड़े से बिल्डिंग में जा रहे हो तो आपने कुछ डिसाइड किया कि नहीं किया है कि वो भी झोपड़ा रहना चाहिए, नीचे से ऊपर बस लिफ्ट जाए, बस ऊपर वाले झोपड़े। तो आपको कैसा है, बिल्डिंग का प्लान डेवलपर से मांगना है कि क्या बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है, क्या एरिया बना रहे, क्या टाइल्स लगाने वाले हैं, ठीक है, क्या उसका एमओयू आपके साथ में रजिस्टर्ड है, क्या नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें आपको पूछनी है, ठीक है, पहले दिन ही पूछना है। अभी कैसा है, अभी आपको मान लीजिए कोई इसमें शादीशुदा कोई है इधर? कोई नहीं है, मानना पड़ेगा। कहाँ ले आया? कोई भी शादीशुदा नहीं है, हाथ ही नहीं उठा रहे कोई। सभी है। तो जब आप शादी करने जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, अभी लड़की रहेगी तो लड़की सोचेगी लड़का कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, कमाता है कि नहीं, घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, ठीक है। ये सब सोचेगी वो कंडीशन पे, तब जाके वो शादी करेगी। सही बात है नहीं? कि ऐसे रोड पे घूमता है, आजा शादी कर ले, ऐसा नहीं ना। हर एक चीज उनके कंडीशन है, वो कंडीशन पे शादी करेंगे। अब लड़का क्या, लड़का बोलेगा कि भैया लड़की थोड़ी सी गोरी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कमाने वाली चाहिए, और दहेज मिल गया तो सोने पे सुहागा, ठीक है। लेकिन अब ये जब कंडीशन पूरे नहीं होते तो व्यक्ति जो कंडीशन पे जा रहे हैं तो शादी भी नहीं करते ना, वो कंडीशन पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है, यहाँ पे भी आपको कंडीशन डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप विदाउट कंडीशन जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप बोले भैया मेरा उम्र हो गया है, शादी करा दो, कोई भी लड़की मिल जाए चल जाएगी बस, तो ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। कंडीशन होने चाहिए। तो मैडम बहुत हंस रही है, लगता है सर कहते कि सर ने बोला कैसे लड़की चाहिए और फटक से शादी करके आ गए, इसीलिए मैडम हंस रही है। तो
आपका जो बिल्डिंग प्लान है वो आपको मालूम होना चाहिए और आपके हिसाब से होना चाहिए, तब तो जाके कुछ आपके लिए अच्छा हो पाएगा। आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्या बनने वाला है, ठीक है। क्या आपकी बिल्डिंग एलओआई के हिसाब से नहीं बना है? देखिए एलओआई, कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है सारे में तो उसमें एलओआई इशू होती है, लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें ये दिया जाता है कितने स्ट्रक्चर ओनर है, कितना कारपेट एरिया है, कितनी एफएसआई रिहैब में यूज होगी, कितने एफएसआई सेल में यूज होगी, कितना बालवाड़ी आपको हैंडओवर होने वाला है, कितना वेलफेयर सेंटर, कितनी लाइब्रेरी, कितना जिम, उसमें सब कुछ दिया रहता है। तो उस हिसाब से आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका डिसीजन कौन करेगा? अब आप बोलोगे मेरा घर दे दे भाई, ठीक है, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। आपको आते ही भैया मिलने वाला क्या क्या है, एलओआई में क्या दिया गया है, पूछो तो सही। अरे पूछने में पैसा नहीं लगता भाई, अभी आप मेरे से भी पूछना, मेरे पैसा दूंगा ही नहीं, देखना फ्री में बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। एसआरए में आपको भाड़ा कितना मिलना चाहिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो भाड़ा है उसके लिए प्रावधान है कि भाड़ा जो भी लोकेलिटी है, लोकेलिटी के हिसाब से आपने तय करो एटलीस्ट इतना भाड़ा मिलना चाहिए। आपने सोसाइटी के सामने प्रस्ताव रखो, अब सोसाइटी उस प्रस्ताव को कहते कि रिसोल्यूशन पास करेगी और डेवलपर के सामने रखेगी। डेवलपर की मजाल नहीं है कि अगर आप 20,000 बोलो तो 20,000 ना दे, समझिए। लेकिन आप अपना पावर नहीं जान रहे ना, समझिए, आप अपना पावर नहीं जान रहे। जब आप अपना पावर जानेंगे ना और आप अपनी बातें सोसाइटी के सामने रखेंगे और वो डिमांड्स कैसा है उसका अप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो देखिए ना, रिजोल्यूशन में पास करिए ना, डेवलपर देगा। आप 25,000 बोलोगे 25,000 भी देगा, लेकिन पास कराने की जिम्मेदारी किसकी, समझिए। अब कैसा है, वो बोलते कौन सी कहावत है, जब सैया बा कोतवाल तो डर काहेगा, समझिए। मतलब कैसा है, अब जो चीफ प्रमोटर है वो हमारा भला चाहने वाला होगा तो हमारे को 25,000 भी दिलाएगा, ठीक है। लेकिन अब कैसा है, वो सोच ही नहीं रहा है, तो अपना जेब पर रहा है। ठीक है। अब जब सोच ही नहीं रहा है तो बेसिकली कैसा है, पूरा डेवलपर बोलता है 9,000 मिलेगा, ठीक है, तो उतना ही मिलने वाला है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाड़ा कितना मिलेगा। आज प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग। एसआरए में आपको अपना घर झोपड़ा कब छोड़ना चाहिए, और हमारा हर एक बार एक ही उत्तर होता है, नहीं छोड़। जब तक आपकी पात्रता ना हो जाए तब तक आपको अपना घर नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चालू करेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है? हैं? आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का इसके आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन चालू करेंगे, बस ये आगे का क्वेश्चन क्या है? लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो अब कैसा है, आपको झोपड़ा कब छोड़ना चाहिए, तो जब आपकी पात्रता हो जाए, हर एक व्यक्ति आपका पात्र रहे, आपके लोगों का सहमति रहे, तब आपको कैसा है झोपड़ा खाली करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे 30 प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम आपको कैसा है, हर एक व्यक्ति जिनके मन में अब दुविधा उत्पन्न हो रही है और ये प्रश्न